नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। चमोली के पोखरी में हुई भालू हमले की घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया। घायल छात्र से फोन पर बातचीत कर उसका हाल जाना। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वन विभाग और प्रशासन को गश्त बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विद्यालयों, आबादी क्षेत्रों में सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश भी दिए गए। चमोली के विकासखंड पोखरी में विद्यालय परिसर के पास हुई भालू हमले की घटना को सीएम धामी ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री ने भालू के हमले में घायल छात्र से टेलीफोन पर बातचीत कर उसका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में राज्य सरकार उनके साथ मजबूती के साथ खड़ी है और इलाज और सुरक्षा के हर स्तर पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम धामी ने घटना के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने वाली छात्राओं दिव्या और दीपिका से भी बातचीत की। उन्होंने भालू के हमले के दौरान कई बच्चों की जान बचाने के लिए दिखाए गए साहस, सूझबूझ और मानवीय संवेदनशीलता की सराहना करते हुए कहा, इतनी कम उम्र में ऐसा साहस पूरे प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। सीएम ने दोनों छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि राज्य सरकार ऐसे साहसी बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करेगी। सीएम ने जिला प्रशासन और वन विभाग को निर्देश दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल गश्ती बढ़ाई जाए और विद्यालयों, आंगनबाड़ियों और आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हेलो, हाँ नमस्ते। कैसे हो आरव? ज़्यादा हेलो, हाँ नमस्ते। कैसे हो आरव? ज़्यादा हेलो, हाँ। बच्चों की निश्चित रूप से बहुत उन्होंने हिम्मत का काम किया है। आरव और दीपिका, आज मैंने दोनों ही बच्चों से बात की थी और सच में उनकी मैं हिम्मत की बहुत सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं, उनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमारी सरकार जान माल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से हम संवेदनशील हैं। मैंने भारत सरकार के हमारे वन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से भी अनुरोध किया है कि हमको फेंसिंग के क्षेत्र में और जो भी सुरक्षा के जितने भी नियम हो सकते हैं उन नियमों में, मानकों में छूट देकर हमारे यहाँ पर जान माल की जो क्षति हो रही है, जो ये मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है। एक ओर जहां देश भर में मनरेगा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने के आरोप लगा रहा है। तो वहीं बीजेपी इसे गरीबों और ग्रामीण रोजगार से जुड़ी एक अहम योजना बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भगवान राम के नाम पर कांग्रेस को किसी भी तरह का गुरेज नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस राम विरोधी नहीं है, बल्कि राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम राजा रामचंद्र के भक्त हैं, रघुवंशी हैं और दुनिया में राम के सबसे बड़े भक्त महात्मा गांधी थे। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं गणेश जोशी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर चलने वाली जवाहर योजना का नाम भी बदला गया था, इसलिए नाम परिवर्तन को गलत भावना से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी योजना को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे और अधिक सशक्त बनाना है। सरकार हमेशा विकास के एजेंडे के साथ जनता के सामने खड़ी रही है और इस योजना का लाभ आगे भी देश की जनता को मिलता रहेगा। हम तो भक्त वत्सल राजा रामचंद्र के भक्त हैं, हम तो रघुवंशी हैं और दुनिया के अंदर राम के सबसे बड़े भक्त महात्मा गांधी थे, जिन्होंने देश को जो है रघुपति राघव राजा राम का एक अमूर्त जो है भजन दिया और राम ने हमेशा अपने भक्त को आगे रखा है और आप राम के नाम लेकर के उनके भक्त का नाम समाप्त कर रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी ने कल्पना की कि महात्मा गांधी का नाम पर कोई योजना हो और उसको समाप्त कर दिया जाए? और ये
मनरेगा को ही अकेले आप महात्मा गांधी का नाम ही समाप्त नहीं कर रहे हो, बल्कि जो ग्राम सरकार की कल्पना थी आपने उसको समाप्त कर दिया। आज महात्मा गांधी जी का सम्मान सिर्फ भारत में नहीं होता है, आप विश्व के अन्य देशों में भी जाएं। मुझे 2-3, 4, 5 कंट्रियों में एक बार और 2-3 कंट्रियों में जाने का मौका मिला, वहाँ भी महात्मा गांधी जी की स्टैचू है। और आज हमारा जो जिससे पूरा तंत्र चलता है, अगर उसमें देखें तो महात्मा गांधी जी का फोटो है। मैंने कहा ना, जोहार योजना तो जवाहरलाल जी के नाम पर थी, तो आपने उस टाइम को चेंज कर दिया। तो देखिए, हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है, सिर्फ देखिए हमने हमारा ध्येय इस योजना को सशक्त करना था। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर एआई तकनीक का दुरुपयोग कर उनका फर्जी वीडियो वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया। इसी को लेकर उन्होंने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हरीश रावत ने कहा, ये प्रयास उत्तराखंड के राजनीतिक सौहार्द और सामाजिक वातावरण को बिगाड़ने की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले भी जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे मुद्दों पर झूठ फैला चुकी है। इस बार उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तान का जासूस बताने तक की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो बीजेपी प्रमाण दे, वरना ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। रावत ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एसएसपी, डीएम, चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक जाएंगे और न्याय यात्रा भी शुरू करेंगे। चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरबाणी हो, चाहे नमाज हो, उसको अदा करने की छुट्टी नहीं, उसके लिए किसी को छुट्टी नहीं दी जा सकती। मगर 2017 में भी भाजपा ने एक झूठ बुलवाया, देश के राजा से झूठ बुलवाया और कहा कि हरीश रावत की सरकार ने जुम्मे की नमाज की, मतलब शुक्रवार की छुट्टी कर दी। मैं कह रहा हूं, आज कहाँ है वो गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि बिना गजट के कोई छुट्टी नहीं होती। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर के वरिष्ठ नागरिकों ने गांधी पार्क में धरना दिया। बता दें कि यह धरना 2017 से लगातार हर मंगलवार को गांधी पार्क में दिया जाता है। धरना दे रहे लोगों का ये कहना है कि जब तक सरकार अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को खत्म कर इसका शासनादेश जारी नहीं कर देती, धरना जारी रहेगा। और सरकार कहती है कि हम पहाड़ के लिए अलग नियम होने चाहिए, और वही बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पहाड़ के चुने हुए जनप्रतिनिधि इस सरकार पर बैठे हुए हैं, लेकिन पहाड़ की बिल्कुल उपेक्षा हो रही है। तो हमारी लड़ाई यही है। और अभी ये मालूम पड़ा है कि सरकार ने एक और आदेश किया है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर न लगा करके कुछ ये जो नक्शे बनाते हैं आर्किटेक्ट, उनको अधिकार दे दिया है कि वो नक्शे बनाएंगे नियम के अनुसार और वही पारित होंगे। तो हमारा एक मानना है कि जो भी नक्शे बने उसके लिए एक निर्धारित नियम होना चाहिए। दमनकारी सरकार द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया, जो विकास प्राधिकरण हमारे पूरे अल्मोड़ा क्षेत्र में लगा दिया गया, पहाड़ी क्षेत्रों में लगा दिया गया, उसके खिलाफ करीब आज 8 सालों से हम लोग यहाँ धरना स्थल पर धरने के लिए लगातार यहाँ पर कर रहे हैं चौखानपाटा में। जो हमने करीब हम सभी स्थानीय लोगों को लेकर और करीब 8 साल से इस धरने के खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। एक तरफ कहती है सरकार कि हमने ये स्थगित कर दिया है, लेकिन अगर कोई इंसान लोन लेने जाता है बैंक से तो वो सबसे पहले प्राधिकरण की रिपोर्ट मांगता है। नैनीताल के समीपवर्ती मंगोली इलाके में बने एक रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने तय अल्टीमेटम के अनुसार रेस्टोरेंट के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों की भीड़ देख सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। फिलहाल तहसीलदार मौके पर पहुंच करके ग्रामीणों से बात कर रहे हैं। बता दें कि मंगोली क्षेत्र में बीते कुछ समय से रेस्टोरेंट मालिक, महिला के परिवार और ग्रामीणों में तनातनी चल रही थी। बीते हफ्ते रेस्टोरेंट मालिक की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 8 अज्ञात ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में एक तरफा कार्रवाई करार देते हुए ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन लेकर के शिकायत की थी कि महिला दबंगई दिखा करके ग्रामीणों की जमीन कब्जाने में लगी हुई है। विरोध करने पर महिला झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। वहीं ग्रामीणों ने एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन कर महिला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंगोली क्षेत्र में विगत कुछ समय पूर्व एक शिकायत आई थी कि यहाँ पे कुछ फर्जी तरीके से होम स्टे चल रहे हैं, जिसमें एक चसड़ी रेस्टोरेंट का भी नाम प्रमुखता से आया था। उसके संबंध में जब पूर्व में शिकायत आई थी तो तत्काल इसमें कार्रवाई की गई थी और पर्यटन विभाग तथा राजस्व विभाग की और तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम यहाँ पे आई थी और पर्यटन विभाग द्वारा जो चसड़ी रेस्टोरेंट है उसमें चालानी कार्रवाई की गई थी। तदुपरांत जो कुछ ग्रामवासी हैं और उन्होंने आज जन आक्रोश के तहत एक आंदोलन यहाँ पे किया था कि इस तरह का जो फर्जी तरीके से होम स्टे संचालित हो रहे हैं उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इसमें जो भी विधि सम्मत निस्तारण हो सकता है उसके संबंध में ग्रामवासियों को मेरे द्वारा बताया गया है और ग्रामवासियों द्वारा भी सहमति इसमें व्यक्त। तो देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब उत्तराखंड के रामनगर में भी प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। यहां फ्री एसआईआर अभियान के तहत बीएलओ डोर टू डोर जाकर के मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। बीएलओ घर घर जाकर के ये सत्यापन कर रहे हैं कि साल 2003 की मतदाता सूची में किन किन लोगों का नाम दर्ज। अगर किसी मतदाता का नाम उसी सूची में नहीं मिलता तो उसके माता पिता में से किसी एक का नाम सूची में होना आवश्यक बताया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के रामनगर के एसडीएम प्रमोद कुमार ने अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे सभी बीएलओ घर घर जाकर के मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि 2003 की मतदाता सूची में नाम है या नहीं। लोगों से अपील की जा रही है कि बीएलओ आपके घर आए, उनका सहयोग करें। ये पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में चल रही है। देखिए, वर्तमान में फ्री एसआईआर की कार्रवाई चल रही है। इसमें सारे बीएलओ घर घर जा रहे हैं और घर घर जाकर के वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता कर रहे हैं कि पिछली बार आपके 2003 के मामले में किसका नाम था। उनका नाम अगर नहीं भी है तो उनके माता पिता का नाम था या नहीं था, उसको पूरा मिलान कर रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा लोगों को कि जो भी बीएलओ या आपके घर पे आ रहे हैं कृपया उनको बुला लें, उनसे जो पूछताछ कर रहे हैं आप उनको सारी जानकारी सही जानकारी दें। कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहे दिखा भी दें। हालांकि डॉक्यूमेंट उनको कोई भी डॉक्यूमेंट लेना नहीं है, लेकिन अपने पक्ष में जो भी उनको डॉक्यूमेंट दिखते हैं उनके बारे में जरूर डिस्कस कर लें, उनको बता दें। में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया अब उत्तराखंड में भी लागू होने वाली है। आपको बताते चले जनवरी माह में उत्तराखंड में एसआईआर लागू होना है, जिसको देखते हुए अब जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। रामनगर में भी इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। रामनगर में जो बीएलओज हैं वो घर घर जाकर के इसकी जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर रहे हैं। जानकारी देते हुए एसडीएम रामनगर ने बताया है कि जो बीएलओ है वो घर घर जाकर के एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। साथ ही एसडीएम ने बताया है कि ये जो पूरी कार्रवाई है ये भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशन पे की जा रही है और सभी से इसमें जो है सहयोग की अपेक्षा की गई है। विकासनगर के छरबा इलाके में गुलदार की दस्तक ने ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है और जहां सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी अलर्ट हो चुकी है। वन विभाग ने गश्त बढ़ाते हुए संभावित क्षेत्र में कैमरे लगाकर गुलदार का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक इलाके में गुलदार के होने की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ग्रामीणों ने विभाग को गुलदार दिखाने की सूचना दी और सूचना पर वन विभाग इस मामले में कोई कोताही बरतना नहीं चाहता। फिलहाल कैमरे के जरिए गुलदार को ट्रैप करने की कोशिश जारी है। शाम को छरबा ग्राम सभा में जो है हमको सूचना मिली थी कि लेपर्ड जो है यहाँ पर देखा गया है। तो तत्काल हमने जो है, क्योंकि बगल में ही हमारे रेंज से जुड़ा हुआ, तो तत्काल हम वहाँ पे पहुँचे, मेरी टीम पहुँची। तो वहाँ पर हमने उनके साथ, ग्रामीणों के साथ जो उनको जागरूक भी किया, देखे भी, उनके पगमार्ग ढूंढने की कोशिश करे। तो अभी हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन गाँव वालों की सूचना को सही मानते हुए आज शाम को जो है वहाँ पर जो है कैमरा ट्रैप में लगाने वाला हूँ और वहाँ पर जो है मैंने गश्ती दल भी बना दिया जो 24 घंटे जो है अलर्ट मोड पर रहेगा। और इस तरह से जो है हम उसकी, क्योंकि जंगल से जुड़ा हुआ एरिया है तो हो सकता है कि लेपर्ड हो, तो हम जो है जैसे उच्च अधिकारियों के भी हमको आदेश है, तुरंत हम जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसकी समस्या के निराकरण के लिए आगे। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली इलाके में भीषण सड़क हादसे का कहर देखने को मिला, जहां पर ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से चालक ट्रक लेकर के मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर स्थानीय लोग जुट गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
खबर देहरादून से, जहां ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जहां पुलिस प्रशासन ने उन इलाकों को भी इस निगरानी में लाने का फैसला किया है जहां अब तक कैमरे नहीं लगे थे। इसके लिए संबंधित विभाग से आवश्यक मंजूरी मिल चुकी है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। नए कैमरे लगने से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जा सकेगी और साथ ही अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाएगा। और एडिशन करते हुए इस बार ट्रैफिक डायरेक्टरेट से जो हमने डिमांड की थी उसके माध्यम से हम लोगों को अप्रूवल मिला है और इस बार और ज़्यादा जो पॉइंट्स छूट गए थे हमारे उन जगह पर सब सीसीटीवी कवरेज लग जाएंगे और हमारा कवरेज एरिया बढ़। तो उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तर्ज पर अब पर्यटन को नई ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी है। साल 2026 में राज्य सरकार पहली बार भव्य स्तर पर उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित करने जा रही है। इसका उद्देश्य देश विदेश में उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। और राज्य सरकार और पर्यटन विभाग की क्या है पूरी तैयारी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड राज्य के लिहाज से देखा जाए तो पर्यटन को अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर फरवरी के तीसरे हफ्ते में अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड ट्रैवल कॉन्क्लेव आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसके प्रचार प्रसार के लिए देश भर में रोड शो भी किए जाएंगे, जिनकी शुरुआत 10 जनवरी 2026 से दिल्ली में संभावित है। इस कॉन्क्लेव में देसी और विदेशी टूर ऑपरेटर्स, वेडिंग प्लानर्स, इवेंट और कॉन्सर्ट प्लानर्स, एडवेंचर और वेलनेस टूरिज्म से जुड़े हुए संस्थानों को अपना उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित करने का एक मंच और अवसर मिलेगा। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल के अनुसार ये पहली बार है जब पर्यटन विभाग इतने व्यापक स्तर पर कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोड शो के जरिए उत्तराखंड के पर्यटन संभावनाओं को देश विदेश तक पहुंचाया जाएगा। फरवरी महीने में प्रस्तावित इस कॉन्क्लेव का लक्ष्य उत्तराखंड को डेस्टिनेशन उत्तराखंड के रूप में स्थापित करना है, ताकि विदेशी टूर ऑपरेटर्स और निवेशक भी इससे जुड़ पाएं। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों और शीतकालीन चारधाम यात्रा में ज्यादा से ज्यादा पहुंचकर स्वच्छ पर्यावरण और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव लें। पहली बार आयोजित कर रहे हैं हम लोग, नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जाएंगे और इसमें जितने भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, अटॉय के मेंबर्स हैं या ऑल इंडिया जो टूर ऑपरेटर्स के मेंबर्स हैं, इनबाउंड जो मेंबर्स हैं जो वो भी आएंगे इसमें। तो एक हर थीम पे चर्चा होगी, चाहे एडवेंचर टूरिज्म की हम बात करें, एडवेंचर वाले पार्ट को बात करें, वेलनेस की बात करें, स्पिरिचुअल की बात करें, तो इसमें सारे ऑपरेटर्स हमारे आएंगे। B2B एक कन्वर्सेशन होगा, एक टॉक वो लोग करेंगे अपने बिजनेस के हिसाब से और एक उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करेंगे एक नए एक डेस्टिनेशन का रूप। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत आयोजित होने वाले रोड शो में एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन का विशेष प्रचार किया जाएगा। पर्यटन सचिव ने ये भी बताया कि कॉन्क्लेव में होटल एसोसिएशन, ऑल इंडिया टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए तमाम हितधारकों की भागीदारी रहेगी। बिजनेस टू बिजनेस बैठकों के माध्यम से उत्तराखंड को एक मजबूत और भरोसेमंद पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। में एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि अब इसके प्रमोशन के लिए पूरे भारतवर्ष में हम लोग रोड शो वगैरह कर रहे हैं और फरवरी के महीने में एक उत्तराखंड को एक अलग सा डेस्टिनेशन बनाने के लिए, यह हालांकि पूर्व से भी है ही हमारे वहाँ, लेकिन उसका प्रचार पूरे देश और प्रदेश में हो और साथ ही साथ विश्व में भी हो। इसके लिए एक उत्तराखंड टूरिज्म कॉन्क्लेव हम लोग फरवरी माह में प्रस्तावित कर रहे हैं, जिसमें देश ही नहीं विदेश के भी टूर ऑपरेटर्स, इनबाउंड जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी इसको अटेंड करेंगे और ये पहली बार हम लोग आयोजित कर रहे हैं। तो मैं सारे टूरिस्टों को, जितने भी पर्यटक हैं और साथ में शीतकालीन जो हमारी चारधाम यात्रा हमारी लगातार चल रही है, उनके सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूँ, आइए हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छे सूरज की रोशनी का आनंद लें।
राज्य सरकार का फोकस इस टूरिज्म कॉन्क्लेव को आगे आने वाले सालों में एक वार्षिक और ब्रांडेड अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में विकसित करने का है। इससे जहां शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ के पटने के वायरल वीडियो ने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया। महिला वीडियो में अंकित मर्डर केस में किसी वीवीआईपी गुट का जिक्र कर रही है, जिसके इशारे पर मर्डर हुआ, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ का बयान सामने आया है। बीजेपी के नेता सुरेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि पिछले 2 दिनों से उनके खिलाफ एक एआई से निर्मित वीडियो एक आधार पर ऑडियो प्रसारित किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य उन्हें और बीजेपी को बदनाम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कथित वीडियो में देश और प्रदेश के नेताओं के नाम लेकर साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले 1.5 सालों से उनके खिलाफ इस तरह की कृत्य लगातार किए जा रहे हैं, जिससे कि समाज में सनसनी और अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है। राठौड़ ने मांग की कि इस मामले में उनके खिलाफ झूठा प्रचार प्रसार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और कड़ी कार्रवाई हो। ये मैं देख रहा हूँ 2 दिन से मेरे विरुद्ध एक एआई द्वारा निर्मित ऑडियो, जिसमें हमारी बेटी, ये क्या नाम उसका, अंकिता भंडारी को लेकर मेरा ऑडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, षड्यंत्र किया जा रहा है। उसमें देश और प्रदेश के नेताओं का नाम लिया जा रहा है। तो ये गैर कानूनी तरीके से एआई निर्मित करके उसको मेरे को बदनाम करने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए, मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और उनके मोबाइल को अपने कब्जे में लेकर मेरी मांग ये है कि इस तरह के कृत्य ये पिछले 1.5-2 सालों से मेरे विरोध करती रही है, मेरी सामाजिक राजनीतिक छवि को खराब करती रही है। तो अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर के अब एक नया मामला सामने आया है और बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को जानबूझ करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अंकिता भंडारी केस मामला सामने आया था और उसमें अब पूर्व बीजेपी विधायक का नाम और उनके पत्नी का नाम भी लिया जा रहा है, साथ ही कुछ और नेताओं के नाम भी इसमें लिए जा रहे हैं। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि अब इसी को लेकर के बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस तमाम मामले में षड्यंत्र को रचने का काम कुछ लोगों की ओर से किया जा रहा है। हम ये मांग करते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस की ओर से ये पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर किन लोगों की ओर से वीडियो सर्कुलेट किया गया है, किस तरह और किसने इसे तैयार करवाया है, और साथ ही जिस तरह इस एआई वीडियो का इस्तेमाल करते हुए इसमें कुछ लोगों के नाम लिए गए हैं, किस आधार पर ये नाम लिए गए हैं। सुरेश राठौड़ की ओर से यह आरोप लगाया गया है। बीजेपी के नेता है सुरेश राठौड़ और उन्होंने ही ये सवाल भी पूछा है कि एआई निर्मित वीडियो से कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वीवीआईपी लोगों का नाम लिया जा रहा है, और ये सवाल उनकी ओर से पूछा गया है कि अब तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो कार्रवाई की मांग उन्होंने की है और कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के तफ्तीश होनी चाहिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।